ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम लोगों ने गुप्ता पीरियड को समाप्त किया, जो एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था और भारतीय जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसका गोल्डन पीरियड कहा जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है गुप्त पीरियड को, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त हुआ जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय जिसके द्वारा स्थापित दिल्ली के मेहरौली का लौह स्तंभ, जो कि आज तक जंग रहित है, जिस पर जंग नहीं लगा, और इसके समय में कई बड़े बड़े विद्वान हुए, कालिदास, आर्यभट्ट। तो इन सभी को हम लोगों ने पूरा डिटेल में समाप्त किया। अब उसके बाद एक नया डायनेस्टी है, एक हालांकि यह जो डायनेस्टी है इस गुप्त वंश से पहले का है और इसका नाम है मौर्य वंश। और यह जो मौर्य साम्राज्य है, कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में यदि कोई सबसे पहला महान वंश था तो यही था, जिसमें सम्राट अशोक की चर्चा है। सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे राज्य निर्माता कहा जाता है, तो इसी महान साम्राज्य जिसे मौर्य डायनेस्टी कहते हैं, तो गुप्ता पीरियड से तो प्रश्न आते ही आते हैं, इस मौर्य साम्राज्य से भी प्रश्न निश्चित तौर पे आते हैं। खास करके अगर हम लोग दो टॉपिक कुछ भी ना पढ़ें लेकिन दो टॉपिक जरूर पढ़ सकते हैं, एक अशोक के बारे में और एक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और इसका सहयोगी जिसका नाम था कौटिल्य, चाणक्य या कौटिल्य। तो यह लगभग हमारा काम हो जाएगा इस टॉपिक से, लेकिन हम यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक शासक, एक एक जो अभिलेख हैं, जो लेख हैं अशोक के, और जितने सारे शासन व्यवस्था है, धार्मिक साम्राज्य है, सारी चीजों की चर्चा करेंगे, सभी शासकों की चर्चा करेंगे, बिंदुसार, कालाशोक, सभी की। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बड़े साम्राज्य जिसका नाम है मौर्य डायनेस्टी या मौर्य साम्राज्य। तो सबसे पहले यह जो मौर्य साम्राज्य है 322 ईस्वी से 185 ईस्वी पूर्व तक, तो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक इस मौर्य साम्राज्य के काल को माना जाता है। तो 322 से 185 ईसा पूर्व। सबसे पहले हम लोग इसके परिचय को देखते हैं और इसके बाद शुरुआत करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि इसका संस्थापक था। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही चीजें देखेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी कहानी और उसके बाद इस कौटिल्य के बारे में देखेंगे, और यह जो किताब इनके द्वारा लिखा गया कौटिल्य के द्वारा, जिसका नाम है अर्थशास्त्र, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत अभी देखेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में और इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो एक एक चीज हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो सबसे पहले परिचय को देखें मौर्य साम्राज्य की। जो मौर्य साम्राज्य है, बौद्ध विद्वानों के अनुसार जो मौर्य वंश थे ये भगवान बुद्ध के शाक्य क्षत्रिय थे। क्योंकि बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे, तो ये उसी शाक्य क्षत्रिय से संबंधित थे, और उनके अनुसार मौर्यों के पास बहुत सारे मोर हुआ करते थे। इसी कारण उनका नाम क्या पड़ा, उस वंश का नाम पड़ा मौर्य वंश। तो बौद्ध विद्वानों के अनुसार जो मौर्य वंश थे, मौर्य जो थे वे भगवान बुद्ध के शाक्य क्षत्रिय थे, और उनके अनुसार मौर्यों के पास बहुत सारे मोर हुआ करते थे, और इन्हीं कारण उनका नाम मौर्य पड़ा, मोर के कारण। बौद्ध विद्वानों के द्वारा सम्राट अशोक के पूर्वज और सम्राट अशोक सहित उसके उत्तराधिकारियों एवं अनुयायियों का वर्णन किया गया है, विशेष करके बिंदुसार और अशोक के बारे में। तो बौद्ध विद्वानों के द्वारा सम्राट अशोक के पूर्वज और सम्राट अशोक सहित उनके उत्तराधिकारियों और अनुयायियों का वर्णन किया गया है, विशेष करके बिंदुसार और अशोक के बारे में याद रखेंगे। इस प्रकार बौद्धों के अनुसार जो मौर्य थे वे मौर्य जाति से संबंधित थे।
मौर्य जाति अर्थात ये एक निम्न जाति से संबंधित है, पर इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त होती है उनके निम्न जाति होने का। तो बौद्धों के अनुसार जो मौर्य थे वे मौर्य जाति से संबंधित थे। अभी हमने बताया क्योंकि उनके अनुसार क्या था, ये जो मौर्य लोग थे वे मोर पालते थे, तो इन्हीं कारण उन्हें मौर्य कहा गया। और मौर्य का मतलब होता है निम्न जाति, लेकिन इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त होती है कि ये जो मौर्य थे ये निम्न जाति के थे या फिर नहीं थे। पुराणों के अनुसार मौर्य वंश के शासक क्या थे, तो शूद्र थे। तो पुराणों में मौर्य वंश को कहा गया है कि ये शूद्र से संबंधित थे, ये शूद्र जाति के थे। तो पुराणों में मौर्य वंश के शासकों को और मौर्यों को शूद्र कहा गया है, अर्थात ये निम्न कुल के थे। याद रखेंगे। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस के अनुसार मौर्य वृषण अर्थात कलहीन अर्थात निम्न जाति से संबंधित थे। विशेषकर इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया गया है और इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज की उपाधि दी गई है, इसे नंदराज का पुत्र कहा गया है। तो विशाखदत्त ने एक पुस्तक लिखा मुद्रा राक्षस, हमने बताया था गुप्त वंश से संबंधित था विशाखदत्त, जिसने मुद्रा राक्षस नामक एक किताब लिखा था। ये गुप्ता डायनेस्टी में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो विशाखदत्त के अनुसार जो मौर्य थे वे वृषण अर्थात कुलहीन थे, निम्न जाति से संबंधित थे। विशेष करके इस किताब में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया गया है और चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र बताया गया है, नंदराज का पुत्र। 150 ईस्वी पूर्व रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार ये मौर्य क्या थे, तो वैश्य थे। विशेष करके कुछ अप्रत्यक्ष स्रोतों के अनुसार। तो 150 ईस्वी पूर्व रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार क्या पता चलता है कि ये जो मौर्य थे वे वैश्य समुदाय के थे, वैश्य। विशेष करके कुछ अप्रत्यक्ष स्रोतों के अनुसार। शास्त्रीय लेखक जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त एकमात्र साधारण मूल का। तो शास्त्रीय लेखक जस्टिन ने क्या कहा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था एकमात्र साधारण मूल का था। केवल चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने साधारण मूल का कहा है, बाकी जितने सारे शासक हैं उन्हें उच्च कुल का कहा, किसने, जस्टिन ने। मौर्य साम्राज्य भारत के मुक्तिदाता के नाम से प्रसिद्ध। तो मौर्य साम्राज्य को खास करके चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, साम्राज्य का निर्माता कहा जाता है, राज्य का निर्माता कहा जाता है। तो मौर्य साम्राज्य को भारत का मुक्तिदाता के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। ब्राह्मण साहित्य के अनुसार मौर्य शूद्र थे। तो ब्राह्मण साहित्यों में भी मौर्य को शूद्र कहा गया है, याद रखेंगे। क्षेमेंद्र के द्वारा रचित बृहद कथा मंजरी तथा सोमदेव के द्वारा रचित कथा सरित सागर के अनुसार मौर्य क्या थे, तो शूद्र थे। तो जिस प्रकार ब्राह्मण साहित्य ने मौर्यों को शूद्र कहा, तो उसी प्रकार क्षेमेंद्र के द्वारा रचित पुस्तक जिसका नाम था, क्षेमेंद्र के द्वारा रचित पुस्तक का नाम था बृहद कथा मंजरी और सोमदेव के द्वारा रचित पुस्तक कथा सरित सागर। तो इन दोनों पुस्तक में मौर्यों को शूद्र कहा गया है। जैन स्रोत हेमचंद्र रचित परिशिष्टि वर्णन के अनुसार मौर्य गुणविडिल अर्थात मोर पालने वाले थे, यही सर्वाधिक मान्य मत माना जाता है। तो जैन स्रोत हेमचंद्र के द्वारा रचित परिशिष्टि पर्वन के अनुसार ये जो मौर्य थे गुणविडिल थे। और गुणविडिल का मतलब होता है जो मोर को पालता है, मोर पालने वाले। और इसी को ही मौर्यों के बारे में सर्वाधिक मान्य मत माना गया है, सर्वाधिक उत्तम मत मौर्यों के बारे में इसे ही माना गया है। किस पुस्तक को, तो हेमचंद्र के द्वारा रचित परिशिष्टि पर्वन
पर ये कौन थे हेमचंद? तो एक जैन संत थे। इनका जो राजकीय या राष्ट्रीय चिन्ह था वह मोर था। तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं मोर के बारे में कि ये जो मौर्य साम्राज्य थे इनका राजकीय या राष्ट्रीय चिन्ह क्या था? तो मोर था। मौर्य साम्राज्य के जानकारी के प्रमुख स्रोत अर्थशास्त्र या किसके द्वारा लिखा गया? तो कौटिल्य के द्वारा, जिसका अन्य नाम था विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य। और चाणक्य की जो नीति है वह काफी विश्व प्रसिद्ध है। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं? तो अर्थशास्त्र, जिसकी रचना कौटिल्य ने की, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद इंडिका, इसकी रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने की थी। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से भी इसकी जानकारी मिलती है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी कई जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। उसके बाद विशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस से भी इसकी जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख, अशोक के द्वारा 13 अभिलेखों की रचना की गई थी, तो उससे भी हमको इसकी जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों से भी जानकारी मिलती है, जैसे कि अभी हमने बताया कि बौद्धों के अनुसार ये क्या थे? तो क्षत्रिय थे। जैन ग्रंथ, जिस तरह जैन ग्रंथ से भी जानकारी मिलती है। इस प्रकार प्रतिष्ठित जो पर्वन है हेमचंद्र का, उसी प्रकार पुराणों से भी जानकारी मिलती है। तो अभी हमने क्या बताया कि पुराणों में इन्हें शूद्र कहा गया है। तो पुराणों से भी जानकारी मिलती है मौर्य डायनेस्टी की। उसके बाद जस्टिन प्लूटार्क एरियन, जस्टिन प्लूटार्क एरियन जो कि एक महत्वपूर्ण लेखक है, शास्त्रीय लेखक थे, तो उनके द्वारा भी इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी, उससे भी इसकी जानकारी मिलती है। हेमचंद्र की पुस्तक, जो कि जैन आचार्य थे हेमचंद्र, तो उनकी पुस्तक प्रशिष्टि पर्वन के द्वारा भी जानकारी मिलती है। मिलिंद पिन्हो की पुस्तक धर्मसूत्र, तो मिलिंद पिन्हो की पुस्तक धर्मसूत्र, उससे भी इस मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। जातक कथाओं से भी जानकारी प्राप्त होती है। जातक कथाएं जो कि जैन ग्रंथ से संबंधित है। दिव्यावधान, तो दिव्यावधान से भी इसकी जानकारी मिलती है। अशोकावधान, ये अशोक के द्वारा अशोक के समय लिखा गया है। तो अशोकावधान, दिव्यावधान, उसके बाद कथावत्थु, दीपवंश, ये सभी जैन ग्रंथ हैं। महावंश, दीपवंश, उसके बाद मंजूश्री महामूल कल्प, मंजूश्री महामूल कल्प, ये सभी क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ हैं, जैसे कि दीपवंश, महावंश, ये सभी बौद्ध ग्रंथ हैं। 10 कुमार चरित, इसकी रचना दंडिन ने की थी। तो दंडिन के 10 कुमार चरित की से भी इस मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कण्हन के द्वारा रचित राजतरंगिणी से भी इस मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो इतने सारे चीजों से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। विष्णु पुराण से कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंदों पर विजय की जानकारी प्राप्त होती है। तो विष्णु पुराण से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? कि कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश पर विजय प्राप्त किया था। तो नंद वंश पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कौटिल्य की सहायता से विजय की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो विष्णु पुराण से। विदेशी लेखक, विदेशी स्रोतों से जानकारी, विदेशी स्रोतों से भी इस मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि सिकंदर के एक समकालीन लेखक थे, जिनका नाम था एरिस्टोबुलस, निरियाकस और एनासीक्रिटस। तो सिकंदर के समकालीन लेखक थे एरिस्टोबुलस, निरियाकस, एनासीक्रिटस। इन सब से भी इस मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है।
मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से भी जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर मौर्यकालीन विदेशी स्रोतों से जानकारी, उत्तर मौर्यकालीन लेखक जैसे कि प्लिनी, स्ट्राबो, उसके बाद जस्टिन, प्लूटार्क और एरियन। तो जो उत्तर मौर्यकालीन लेखक थे प्लिनी, स्ट्राबो, जस्टिन, प्लूटार्क, एरियन, इन सभी से भी इस मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत से जानकारी, तो मौर्य वंश के बारे में जो जानकारी है वह पुरातात्विक स्रोतों से भी प्राप्त होती है, जैसे कि उत्खनन सामग्री, सिक्के, मृदभांड, अभिलेख, तो इन सबों से भी जानकारी प्राप्त होती है। मृदभांड, अभिलेख, उसके बाद उत्खनन सामग्री, सिक्के, कौन कौन से अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है, तो अशोक पूर्व अभिलेख, कुछ अभिलेख जो थे जो अशोक से पहले लिखे गए थे। कौन कौन? पिपराहवा लेख, कहां का? तो उत्तर प्रदेश का पिपराहवा लेख, जो कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पड़ता है पिपराहवा लेख। तो वहां से यह अशोक के पहले उत्कीर्ण हुआ था अभिलेख, उससे जानकारी प्राप्त होती है मौर्य वंश की। उसके बाद यह जो पिपराहवा लेख है इसे एक कलश पर उत्कीर्ण किया गया है। कहां पे? एक कलश पर उत्कीर्ण किया गया है। उसके बाद स्तूप पूजा की चर्चा, स्तूप पूजा की चर्चा की गई है, यह भी अशोक से पहले। इसमें स्तूप के पूजा की चर्चा की गई है, इसमें पिपराहवा लेख में। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में पढ़ा जाने वाला सबसे प्राचीन लेख है, तो यह जो पिपराहवा लेख है वह भारतीय उपमहाद्वीप में पढ़ा जाने वाला सबसे प्राचीन लेख है। जस्टिन एवं एरियन की चर्चा, इस अभिलेख में जस्टिन एवं एरियन की चर्चा की गई है। पत्थर पर उत्कीर्ण महास्थान लेख, उसके बाद है पत्थर पर उत्कीर्ण महास्थान लेख। तो पत्थर पर उत्कीर्ण महास्थान लेख से भी इस मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है, जो कि अशोक से पहले उत्कीर्ण किया गया था। यह बांग्लादेश के बोगरा में उत्कीर्ण किया गया है। तो यह अभिलेख कहां से मिला है? बांग्लादेश के बोगरा से। इस अभिलेख का नाम क्या है? तो महास्थान लेख, जो कि पत्थर पर उत्कीर्ण किया गया है। और यह जो पिपराहवा लेख है वह किस चीज पर उत्कीर्ण किया गया? तो कलश पर, जो कि सबसे प्राचीन माना जाता है। उसे भारतीय उपमहाद्वीप में पढ़ा जाने वाला सबसे प्राचीन लेख है, जिस पर स्तूप पूजा की चर्चा है, जस्टिन एरियन की चर्चा है, अकाल राहत की चर्चा है, तथा ताम्र। तो यह जो महास्थान लेख है इसमें उस मौर्य वंश के अकाल के समय राहत की चर्चा है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि मौर्य वंश में भीषण अकाल पड़ा था, तो यही अकाल समय राहत दी गई थी। तो उसी की चर्चा है इस महास्थान लेख में, जो कि बांग्लादेश के बोगरा में एक पत्थर पर उत्कीर्ण मिला है। उसके बाद ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण सोहगौरा लेख, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्राप्त हुआ है। तो ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण सोहगौरा लेख, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्राप्त हुआ है, इसमें भी अकाल के राहत की चर्चा की गई है। और यह अशोक के अभिलेख, तो इसमें भी अकाल राहत की चर्चा की गई है। और उसके बाद अशोक के अभिलेख, तो अशोक के अभिलेख से भी इस मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इस मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा। तो पहले जो पटना का आसपास का क्षेत्र था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो वही इसकी राजधानी थी। तो याद रखेंगे कि इसकी राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा थी। मौर्य डायनेस्टी की राजधानी पूछा जाता है तो पाटलिपुत्रा। इसका जो साम्राज्य है, प्रारंभ में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों में शुरुआत हुई थी। तो इसके साम्राज्य की शुरुआत कहां पे हुई थी?
तो प्रारंभ में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों में, जो कि वर्तमान में बिहार और बंगाल का क्षेत्र है, तो वहां पर शुरुआत हुई थी। तो याद रखेंगे कि इस मौर्य साम्राज्य की शुरुआत प्रारंभ में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों, जो कि आज का बिहार और बंगाल क्षेत्र है, तो वहां पर इसकी शुरुआत हुई थी। तो यह तो था हमारा मौर्य साम्राज्य का एक छोटा सा परिचय, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न आते हैं। अब हम लोग इसके शासकों के बारे में देखें कि वास्तव में इसकी स्थापना किसने की। तो सबसे पहला शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसी मौर्य के कारण उत्तर प्रदेश में मौर्य का जो वंशज है, आज भी कई उत्तर प्रदेश में मौर्य जो टाइटल है वह काफी फेमस है। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से लेकर यह 298 ईसा पूर्व लगभग 24 वर्ष, तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व लगभग 24 वर्ष इसका शासनकाल माना जाता है। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। यही संस्थापक था इस मौर्य साम्राज्य का। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। पश्चिमोत्तर भारत में विशाल सेना तैयार करके, तो पश्चिमोत्तर भारत का मतलब हो गया जो बंगाल और बिहार का क्षेत्र था। तो पश्चिमोत्तर भारत में एक विशाल सेना को तैयार करके उस नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से पराजित करता है और इस मौर्य वंश की स्थापना करता है। देखिए, घनानंद जो था नंद वंश का सबसे अंतिम शासक था, वह काफी क्रूर शासक माना जाता है। तो वह ब्राह्मणों की इज्जत नहीं करता था, खास करके अपने राज्य में निरंकुशता का वह पर्याय बन चुका था। तो उसने इस चंद्रगुप्त का अपमान किया था भरे दरबार में। तो इसी कारण चंद्रगुप्त कौटिल्य ने यह कसम खाया कि मैं तुम्हारे वंशज का विनाश कर दूंगा, और इसी कारण चंद्रगुप्त चाणक्य ने अर्थात कौटिल्य ने, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तो उसने कसम खाई और अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, और इस प्रकार तैयार किया कि नंद वंश का वह पूरा विनाश ही कर दिया। तो इसीलिए नंद वंश के विनाश के रूप में यदि सबसे बड़ा कारण माना जाता है तो वह इस कौटिल्य को माना जाता है, जिसने एक महत्वपूर्ण पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की थी। शासक बनने के बाद कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, उसने अपना सलाहकार एवं मंत्री नियुक्त किया। कौटिल्य, जिसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है, किसने कहा था? तो द प्रिंस में। तो याद रखेंगे कि यह जो कौटिल्य था, चाणक्य था या विष्णुगुप्त था, वह किसका गुरु था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। तो शासक बनने के बाद कौटिल्य को अपना इसने क्या नियुक्त कर लिया? सलाहकार और मंत्री नियुक्त कर लिया। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा गया है। भारत के मैकियावेली के नाम से यह प्रसिद्ध है। यह किसमें लिखा गया है? तो द प्रिंस में। तो द प्रिंस ने इसे कौटिल्य को क्या कहा? तो द मैकियावेली। याद रखेंगे, यह कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। और बाद में जब वह शासक बन गया चंद्रगुप्त मौर्य, तो कौटिल्य को अपना मंत्री और सलाहकार नियुक्त कर लिया, अपना एडवाइजर और मिनिस्टर नियुक्त कर लिया। इसे क्या कहा जाता है? कौटिल्य को भारत का मैकियावेली। किसने कहा? द प्रिंस में। राज्य का संस्थापक, विजेता एवं कुशल सेना के नाम से प्रसिद्ध, राज्य निर्माता के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि एक तो नाम अभी हमने बताया, यह भारत का निर्माता कहा जाता है। तो भारत का निर्माता कहें, राज्य का निर्माता कहें,
भारत का मुक्तिदाता कहें, उसके बाद राज्य का निर्माता, कुशल सेनानायक, विश्व विजेता, राज्य का संस्थापक, तो कई नामों से इसे संबोधित किया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। राज्य का संस्थापक, विजेता, कुशल सेनानायक, उसके बाद राज्य निर्माता, उसके बाद भारत का निर्माता, कई नामों से इसे जाना जाता है। उसके बाद भारत का मुक्तिदाता भी इसे कहा जाता है। 6 लाख की सेना लेकर समस्त भारत को रौंद डाला। यह बात किसने कहा? तो प्लूटार्क ने। तो विदेशी लेखक प्लूटार्क ने क्या कहा कि 6 लाख की सेना लेकर इस चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत वंश को रौंद डाला। कितने लाख सेना लेकर? तो 6 लाख। यह बात किसने कहा? तो विदेशी लेखक प्लूटार्क ने। सिकंदर के द्वारा विजित किए गए सिंधु पार के क्षेत्रों पर पुनः कब्जा किया। यह बात किसने कहा? तो जस्टिन ने। जस्टिन ने कहा कि सिकंदर के द्वारा जितने सारे क्षेत्र जीते गए थे, तो सिंधु पार के विजित किए गए क्षेत्रों पर पुनः एक बार इसने कब्जा कर लिया। यह बात कहा जस्टिन ने कि सिकंदर के द्वारा विजित सिंधु नदी के पार जितने सारे इलाके थे, उन सभी इलाकों पर एक बार फिर से इसने कब्जा कर लिया। यह बात कहा गया जस्टिन के द्वारा। राज्य विस्तार अफगानिस्तान से असम तक तथा कश्मीर से कर्नाटक तक, किसको छोड़ के? तो कलिंग को छोड़कर। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य का विस्तार था वह अफगानिस्तान से असम तक था तथा कर्नाटक कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक था। तो अफगानिस्तान से असम तक और कश्मीर से कर्नाटक इसका राज्य विस्तार फैला हुआ था। लेकिन कलिंग को छोड़कर, कलिंग सम्राट अशोक का जो है सबसे अंतिम अभियान होता है और इस कलिंग के युद्ध में कई लोगों को, हजारों लोगों को यह मार देता है और इसी के बाद वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह उसे पता चलता है कि हमने अपने जीवन में कितनी हत्याएं की, और उसके बाद प्रायश्चित करने के लिए वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और कलिंग का ही जो इतिहास है इसके बाद सम्राट अशोक सम्राट के नाम से प्रसिद्ध होता है। कहा जाता है कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। तो कलिंग को छोड़ करके अफगानिस्तान से असम और कश्मीर से कर्नाटक तक इस चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार था। अब हम लोग इस कौटिल्य के द्वारा रचित एक महान पुस्तक अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा देखें। इसके बाद इस पुस्तक को हम लोग अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को डिटेल में देखेंगे और उसके बाद इस विष्णुगुप्त या कौटिल्य के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो अर्थशास्त्र जिसकी रचना किसने की? तो कौटिल्य। तो कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। यह एक संस्कृत साहित्य है जिसमें 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें 15 अधिकरण है, अर्थात 15 अध्याय है और 180 प्रकरण है। याद रखेंगे इस अर्थशास्त्र में, जो कि एक संस्कृत साहित्य है, इसमें 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। 15 अधिकरणों में 5 आंतरिक प्रशासन तंत्र का वर्णन करता है। उसके बाद 8 अंतरराष्ट्रीय संबंधों एवं आवास का वर्णन करता है, जबकि जो अंतिम 2 हैं वे मिश्रित विषयों से संबंधित हैं। तो ये जो 15 अधिकरण है या फिर 15 अध्याय है, इसमें जो शुरू के 5 अध्याय हैं, शुरू के 5 क्या है तो अधिकरण है, तो उसमें मौर्य वंश के आंतरिक प्रशासन तंत्र की चर्चा की गई है। उसके बाद जो अगले 8 अध्याय हैं, उस 8 अध्यायों में मौर्य वंश के अंतरराष्ट्रीय संबंधों और उस समय के आवास की चर्चा की गई है, जबकि बाकी जो 2 अंतिम बच गए अधिकरण उनमें मिश्रित विषयों से संबंधित विषयों की चर्चा है। आधुनिक समय में इसकी खोज
1905 ईस्वी में मैसूर ओरिएंटल राष्ट्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालाध्यक्ष आर शाम शास्त्री द्वारा मैसूर में की गई। तो आधुनिक समय में यह जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, तो आधुनिक समय में अर्थशास्त्र की खोज 1905 ईस्वी में मैसूर ओरिएंटल राजकीय पुस्तकालय के पुस्तकालाध्यक्ष आर शाम शास्त्री के द्वारा किया गया। कहां पे? तो मैसूर में। पहला अंग्रेजी अनुवाद 1915 ईस्वी। तो इस अर्थशास्त्र का पहला अंग्रेजी अनुवाद कब आया? तो 1915 ईस्वी में। पूर्णतः राजनीति पर आधारित पुस्तक जिसमें राज्य की जीतने तथा राज्य की हमेशा बनाए रखने के तमाम हथकंडों की चर्चा की गई है। तो महत्वपूर्ण यह फैक्ट है, यह पूछा गया है कि यह जो अर्थशास्त्र है किस चीज पर आधारित पुस्तक है या किस चीज के बारे में इसमें ज्यादा चर्चा की गई है। तो यह एक राजनीति से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, पॉलिटिकल या बुक है, राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसमें एक राज्य को जीतने तथा राज्य को हमेशा बनाए रखने के लिए जितने सारे तमाम हथकंडे अपनाए जाते थे, तो उन सब की चर्चा की गई है मौर्य वंश की। तो पूर्णतः राजनीति पर आधारित पुस्तक है जिसमें एक राज्य को जीतने तथा राज्य को हमेशा बनाए रखने के लिए तमाम हथकंडों की इसमें चर्चा की गई है। तो ये तो था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ चर्चा, इस कौटिल्य के रचित अर्थशास्त्र के बारे में कुछ चर्चा, और इसका मौर्य साम्राज्य का परिचय। बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, बहुत ही महान साम्राज्य था, जो कि बहुत ज्यादा है। हम लोग इसे डिटेल में देखेंगे, तो इसको रिपीट करके देखते रहें 2-3 बार, आसानी से ये समझ में आ जाएगी। हम लोग इसके अगले टॉपिक में देखेंगे इस चंद्रगुप्त मौर्य के और भी सारे फैक्ट को, कौटिल्य के फैक्ट को, और इस पुस्तक अर्थशास्त्र के फैक्ट को, और भी सारी चीजों की चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे बिंदुसार के बारे में। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, इस चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य साम्राज्य को कंटिन्यू करेंगे। तब तक